मामलात के बारे में जो बयान आया है उसकी सख्त तरीन मजम्मत के लिए है, क्योंकि कई दहाइयों से फलस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत करने वाला मुल्क पाकिस्तान को भाषण ना दे। इसराइल ने बहुत सारे जवाब देने हैं नौ इंसानी को, क्योंकि इसराइल की तारीख फलस्तीनियों के खून से लबरेज है। ना सिर्फ फलस्तीनियों को उनकी अपनी आबाई जमीनों से निकाला है, बल्कि उसके बाद से उनके ऊपर हर तरह के जुल्म किए हैं। 1982 में बैरूत में साबर और शतीला के जो कैंपों में नस्ल कुशी की फलस्तीनियों की, उसका जवाब अभी इसराइल ने देना है। और उसके बाद जब इंतफादा शुरू हुआ, उसके नतीजे में आज भी फलस्तीनियों से जमीन लेकर उस पर दूसरे इसराइलियों को आबाद करने का गैर कानूनी और मजमूम अमल जारी है। दहशतगर्दी के पर्दे के पीछे फलस्तीनियों के घर गिराने का, उनकी पूरी पूरी आबादियां उजाड़ देने का अमल जारी है। नौजवान फलस्तीनी जो सिर्फ पत्थरों से लेस हैं, उन पर गोलियां और बम चलाने का अमल जारी है। तो ऐसा मुल्क पाकिस्तान को इंसानी हकूक के भाषण ना दे। लेकिन यह सवाल पैदा हो गया है कि इससे पहले यह बयान क्यों नहीं आया, ऐसा कभी? और उससे भी अहम सवाल कि यह अब क्यों आया है। और ये जो सारे मामलात हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक ऐसे मुल्क की तनकीद जिसे हमने सफारती तौर पर अभी कबूल नहीं किया। पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि वो दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारामद है सवाए इसराइल के। उसकी एक वजह है, वजह यही है कि हम अपने फलस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ यकजहती में हमने अभी तक इसराइल को कबूल नहीं किया। तो यह सवाल अब खड़ा हो गया है कि अब ही क्यों एक ऐसा मुल्क जिसमें हमारी म्यूचुअल डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं है, उसने पाकिस्तान के बारे में बयान क्यों दिया। हमारे पास हकाइक हैं और हमारी मीडिया से गुजारिश है कि वो इन हकाइक को कौम के सामने रखें। 2018 में जो कौमी असेंबली मुंतखब हुई, उसमें एक आवाज उठी थी कि इसराइल को पाकिस्तान कबूल कर ले, डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दे ले। और यह आवाज उस जमात की तरफ से उठी थी जिसने 9 मई को पाकिस्तान की रियासत पर हमला किया था। तो हम सबको इस पर संजीदगी से सोचना है और देखना है कि 9 मई से किसको फायदा हुआ। 9 मई की साजिश नाकाम होने से किसका नुकसान हुआ।
9 मई से पहले फौज और उसकी क़यादत को बदनाम क्यों किया जा रहा था? शोहदा के खिलाफ एक बहुत ही मजमूम मुहिम क्यों चलाई गई? यह भी हकायक का हिस्सा है कि जब पाकिस्तानी फौज के एक बड़े अफसर, उनके साथ दूसरे अफसरान और जवान मौजूद थे, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो वो साबका हुक्मरान जमात थी जिसने उन शहीदों के ऊपर भी नापाक लफ्ज बोले। तो लिहाजा हसास फौजी इमारतों पर, रेडियो पाकिस्तान पर, मोटरवे टोल पर, स्कूलों पर जिन लोगों ने आग लगाई, वो क्या एजेंडा था? तो लिहाजा हमें इस पर फिर संजीदगी से गौर करना है कि कौम को तकसीम करने वाले कौन हैं, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह करने वाले कौन हैं, नवाज शरीफ को रास्ते से हटाने वाले कौन हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का सौदा किया। नरेंद्र मोदी ने 74 सालों की तारीख को उल्टकर कश्मीर पर अपना कब्जा मुकम्मल किया और फिर उसके 3 टुकड़े किए गए और पाकिस्तान से सिर्फ ये जवाब आया कि हमें हर जुम्मे को 1.5 मिनट की खामोशी रखनी। इस बात का भी सवाल उठ रहा है कि अमेरिकी कांग्रेस के अरकान 9 मई के वाक़े के बाद पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के मामलात के बारे में क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? तो ये सिर्फ एक मुल्क की मुदाखलत, इसराइल की जो बयान आया है जिसकी मजम्मत वजारत खारजा ने दुरुस्त तौर पर की है, लेकिन हमें पाकिस्तान में होने वाले जो वाकयात हैं पिछले 2 माह से जायद के, उन पर गौर करना है और सबसे बढ़कर अपने मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपनी मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और इसके लिए जरूरी है कि कौम अपने दुश्मनों को पहचाने, तखरीबकारों को पहचाने, रियासत पर हमला करने वालों को पहचाने और उनको मुस्तरद करे, क्योंकि ये सारे अमल जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया है, चाहे वो 9 मई को रियासत पर हमला था, चाहे वो अगस्त 2019 में कश्मीर पर कब्जा था, चाहे वो पाकिस्तान के इदारों के सरबराहान के बारे में एक मजमूम सोशल मीडिया साजिश और गुफ्तगू थी, इस सब को सामने रखकर हमें गौर करना है कि वो कौन लोग हैं जिनको ये जुर्रत हुई कि वो कौमी असेंबली में खड़े होकर इसराइल को कबूल करने की हिमायत करें। ये कौन लोग हैं जिनके दौर में पाकिस्तानियों को इसराइल जाने की पहली दफा बाकायदा इजाजत दी गई? तो ये सब सवाल खड़े हो गए और इन सवालों का जवाब हम तो दे रहे हैं जितनी दिन हमारी ये जिम्मेदारी हमारे कांधों पर है, लेकिन मुझे ये भी तवक्को है कि आने वाला जो मरहला है जिसमें कौम के सामने एक चॉइस है, एक इंतखाब का मामला है कि मुल्क को किस तरफ लेकर जाना है, तो जब कौम के सामने ये मरहला आएगा इंतखाब करने का,
تو مجھے یہ توقع ہے کہ قوم بیرونی ممالک کی طرف سے پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والوں اور ان کو دعوت دینے والوں کو مسترد کرے گی. قوم انشاءاللہ پاکستان کی تنصیبات کو، ریڈیو پاکستان پشاور بھی جلا ہے اور انہی لوگوں نے جلایا ہے جنہوں نے 2014 میں یہ عمارت جہاں ہم اس وقت موجود ہیں اس پر ڈنڈوں سے قبضہ کیا تھا. تو ایک طویل ریکارڈ موجود ہے بل جلانے کا، بیرون ملک پاکستانیوں کو بینک کی بجائے ہنڈی سے پیسے بھیجنے کا، سول نافرمانی کی دعوت دینے کا. یہ وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن پر آ کر کھلے لفظوں سے پاکستان کے فوج کو بغاوت کی پر اکسایا. تو یہ مرحلہ بہت جلد قوم کے سامنے ہوگا. جو مجرم 9 مئی کو شامل تھے آگ لگانے میں، شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے میں، تخریب کاری کرنے میں، ان پر انشاءاللہ قانون کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے چارہ جوئی ہوگی. لیکن سب سے بہتر چارہ جوئی پاکستان کے عوام کریں گے، جو اس کے اہل ہے اور جو اس ملک کے حقیقی وارث ہیں، کہ وہ انشاءاللہ آئندہ انتخابات میں جو اب زیادہ دور نہیں ہیں ان میں ان تخریب کاروں کو، ریاست سے دشمنی کرنے والوں کو، بیرون ملک کی مداخلت کی دعوت دینے والوں کو یک مشت مسترد کریں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ جمہوریت اور امن کی راہ پر ڈالیں گے. ہمارے سامنے بے شمار چیلنجز ہیں. معیشت کا چیلنج ہے، خارجہ پالیسی کا بہت بڑا چیلنج ہے. امریکہ اور مغرب اور چائنا کے درمیان ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہمارے سامنے توانائی کا بہت بڑا چیلنج ہے آنے والے سالوں میں. تو ان سارے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک ایسی مضبوط منتخب حکومت انشاءاللہ پاکستان کے عوام لے کر آئیں گے جو ان مسئلوں کو حل بھی کرے گی، قوم کو خوشحالی بھی دے گی اور قوم کو خودداری اور غیرت سے لے کر پاکستان کا جھنڈا دنیا عالم اقوام میں پاکستان کا جھنڈا اونچا کرے گی. بہت شکریہ جی. اچھا سر، یہ بات سامنے آئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ مشورہ ہو رہا ہے اور پارلیمانی تعدادیوں میں بحث جاری ہے تو مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ الیکشن اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ عمران خان مکمل صاف نہ ہو جائیں، کیونکہ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. عمران خان اگر الیکشن میں ہوئے تو کیونکہ وہ پاپولر ہیں. اس تناظر میں کیا نواز شریف نے طے کر لیا ہے عمران خان کو مائنس کرنا؟ نہیں، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا مسلم لیگ نون میں ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی. ہمارا فوکس جو ہے وہ انشاءاللہ اس موسم خزاں میں ہونے والے انتخابات ہیں اور جو بھی قانونی طور پر اس وقت انتخابات لڑنے کا اہل ہوگا ہم اس سے مقابلہ کریں گے تمام جماعتوں سے. ایسی کوئی تجویز نہیں ہے. ہمارا دوسرا فوکس جو ہے انتخابات کے بعد وہ یہ ہے کہ محمد نواز شریف کے ساتھ 2017 اور اس کے بعد جو عدالتوں میں ناانصافی ہوئی ہے انہی عدالتوں سے استدعا کریں گے کہ وہ اپنے ناانصافی کے عمل کو ریورس کریں اور محمد نواز شریف کو ان کے جو شہری انسانی اور آئینی حقوق ہیں وہ واپس دیں. اچھا سر، یہ تو واضح ہے گزشتہ روز پیپلز پارٹی کی طرف سے واضح ہو گیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ہی پرائم منسٹر ہوں گے. دبئی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. دبئی میں ہوا کیا، آپ کی معلومات کیا ہیں اور یہ جھگڑا کیا ہے؟ آئندہ پرائم منسٹر کون ہوگا اور کیا آئندہ الیکشن تک، اسی سوال کو آگے بڑھا رہا ہوں، عمران خان کی گرفتاری متوقع ہے؟ دوسرا جی، قانون اپنا راستہ لے گا. اگر ہم نے جس طرح عمران خان نے حمزہ شہباز کو پکڑ کر 22 مہینے بغیر کسی وجہ کے، بغیر ثبوت کے، شواہد کے جیل میں رکھا تھا، ہم نے وہ نہیں کیا. اور اگر ابھی بھی
9 मई की तकरीब कारी के अलावा अगर आप साबिका हुक्मरान जमात के लोगों की कैद का हिसाब लगाएं तो वो तो एहसन इकबाल के बराबर भी नहीं बनती, चंद दिन हैं गिन के। तो लिहाजा हमारा फोकस इस पर नहीं है। जो कानून में जब सबूत और शवाहिद इकट्ठे होंगे आप देखेंगे कि वो केस फाइल होंगे, लेकिन इस वक्त हमारा फोकस यही है कि हमें इंतखाबात में मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जाना है। वो हमारी इंतखाबी मुहिम की क़ियादत करेंगे और ये फैसला भी कि वज़ीर आज़म कौन होगा पहले तो पाकिस्तान के अवाम ने करना है और उसके बाद मोहम्मद नवाज शरीफ ने करना है। जी अगर इसके वाजे सबूत और शवाहिद आएंगे जो पाकिस्तान की अदालतों में, देखिए एक है कि हमारे पास हकायक कुछ सामने हैं, लेकिन क्या उनकी कोई कानून के अंदर ऐसी गुंजाइश है जिसके जरिए उनको अदालत में प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? तो अगर वजारत कानून इसके ऊपर अपनी इस वक्त वो गौर व फिक्र कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान के कवानीन में ऐसी गुंजाइश मौजूद है तो जरूर करना चाहिए। वन बाय वन जी, वन बाय वन जी, ये सारे राइट से आ रहे हैं सवालात। मेरे शहर से 10 किलोमीटर के फासले पर 2-3 पावर हाउसेस हैं जहाँ से करीबन 120 मेगावाट बिजली पैदा होती है, लेकिन स्टिल वहाँ पर 8 से लेकर 10 घंटे की लोड शेडिंग तो रेगुलर रूटीन है। इसके अलावा हर दूसरे तीसरे दिन बटखेला शहर में परमट के नाम पर बिजली बंद की जाती है। तो काइंडली इसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। काइंडली कुछ जी, बहुत शुक्रिया जी। ये सवाल बार बार उठता है। देखिए एक तो बात यह है कि पाकिस्तान की जो तमाम बिजली पैदा होती है, चाहे वो थर से है, चाहे वो हम मुख्तलिफ इलाकों में जो जमपीर में हवा से बिजली पैदा कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी है, हाइडल इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर बारिशें होने से तरबेला डैम अपनी फुल कैपेसिटी दे रहा है। उसका जो 5वां यूनिट सर्विस के लिए निकला हुआ था वो भी वापस आ गया है। तो तरबेला अपनी फुल, तो ये तमाम जो बिजली है उसे एक जगह पर इकट्ठा कर कर मुख्तलिफ इलाकों में वहां से बिलों की बाजियाबी और जो नुकसानात हैं उनके मुताबिक लोड शेडिंग की जाती है। आप प्लीज अगर जो आपका फीडर है उसकी हमें तफसीलात दें। अगर वहां से बिलों की बाजियाबी और नुकसान जो है वो 80% तक हमें अगर मौसूल हो रहे हैं बिल, तो इंशाल्लाह वहां लोड शेडिंग घट जाएगी। इस वक्त जो सूरत हाल है, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इमरान खान ने बिजली के बिलों को आग लगाई, लेकिन इस वक्त जितने बिजली के बिल आ रहे हैं आम लोगों के, गरीब लोगों के, वो तो बिल आग लगाने की बजाय खुदकुशियों पे आ गए हैं। तो इस हवाले से आप क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि बगैर रीडिंग के बिल आ रहे हैं और इतने बिल आ रहे हैं कि लोग बेचारे परेशान हैं, कहाँ जाए, आपको तो फुर्सत ही नहीं है बाकी मामलात से। जी नहीं, अगर तो बगैर रीडिंग के बिल आ रहे हैं उसके हम जिम्मेदार हैं। आप वो हमारे नोटिस में लेकर आइए, उसे हम फौरी तौर पर दुरुस्त करेंगे। लेकिन हकायक ये हैं कि सितंबर 2022 के बाद से बिजली के बुनियादी टैरिफ में कोई इजाफा नहीं किया गया और जो भी उसमें वक्तन फवक्तन नेपरा की तरफ से क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट होती है या फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती है, जिसे हमने अपने बेहतर इंतजाम के जरिए कम से कम रखा हुआ है। पिछले साल जून के बाद से जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल कम है, बल्कि अगर आप नोट करेंगे तो आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बिलों में आपको पैसे वापस हुए। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट माइनस थी, चाहे थोड़ी थी लेकिन माइनस थी। तो लिहाजा अभी नेचुरली जून के महीने में जब सबसे ज्यादा गर्मी थी जरूर मैक्सिमम जनरेशन हुई है, लेकिन कोशिश यही है कि बिलों की जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उसे कम से कम रखा जाए। ये जरूर मैं फिर दोहरा देता हूं कि बगैर रीडिंग के बिल्स जो हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम जरूर दुरुस्त करेंगे। ये बताइएगा कि अभी IMF के साथ मामला पाकिस्तान के चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि 4 रुपए फी यूनिट जो है बुनियादी टैरिफ में इजाफा होगा, यकमश्तरी मरहलावार किया जाएगा। एक तो इस हवाले से बताइएगा कि कितना इजाफा होने जा रहा है। दूसरा ये बताइएगा कि रवां सीजन में जो है वो पावर डिवीजन की जानब से बिजली के जो सूरत हाल है उस पर कोई अपडेट नहीं किया जाता, ना पब्लिक को ना मीडिया को। 6000 7000 मेगावाट सारा मीडिया खुद से चला रहा है, उसकी ना कोई तस्दीक ना कोई तरदीद। देही इलाके जो है वो ज़्यादा मुतासर हैं, 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग है। शहरी इलाकों में कदरे सूरत हाल बेहतर है।
شدید گرمی اس حوالے سے کیا موقف ہے آپ کا؟ جی 2-3 باتیں ہیں جی. ایک تو ایشو یہ ہے کہ اسینچلی ملک کی تمام جو ہماری اس وقت ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان میں ان کے 2 حصے ہیں. ایک تو کیٹیگری 1 اور 2 کے فیڈر ہیں جو تقریباً 76% ہیں, جہاں ہماری ریکوری بلوں کی 80% سے زیادہ ہے اور نقصان 20% سے کم ہے. تو وہ کیٹیگری 1 اور 2 کے فیڈرز جو ہیں وہ ہماری ہائیسٹ پرائیورٹی ہیں, جو 3/4 76% ہیں. اور وہاں اس پورے سیزن میں کوشش یہی آج بھی جاری ہے کہ 2 گھنٹے یا اس سے کم کی لوڈ شیڈنگ ہو. جون کے تیسرے ہفتے میں ہمیں جب گرمی بہت بڑھی اور طلب بھی بڑھی تو تب ہمیں اس لوڈ شیڈنگ 3.5 گھنٹے تک اس کیٹیگری 1 اور 2 میں گئی ہے, لیکن پھر اس کے بعد کنٹرول ہو گیا معاملہ اور ابھی بھی کیٹیگری 1 اور 2 ہے وہ 2 گھنٹے سے کم لوڈ شیڈنگ ہے. اور جو دیہی علاقے ہیں, دیکھیے دیہی علاقے بھی ہمارا حصہ ہیں, لیکن جس طرح میں نے کہا اسٹرکٹلی بلوں کی بازیابی اور نقصانات کے اوپر لوڈ شیڈنگ کے دورانیے کا تعین ہے. اگر کہیں آپ کے نوٹس میں ہے کہ کسی جگہ میں ایسے فیڈرز موجود ہیں جہاں بلوں کی بازیابی 80% سے زیادہ ہے اور لاسز 20% سے کم ہے, آپ ضرور ہمارے نوٹس میں لائیے. ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح شہروں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور وہاں بھی 2 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. سر IMF 4 روپے جی IMF کے بارے میں ابھی تک دیکھیے ابھی تک جو IMF کی طرف سے جو انڈرسٹینڈنگ کوئی ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس سوائے محترم فائنانس منسٹر کا ایک ٹیلی ویژن کا بیان ہے, اس کے علاوہ اس وقت کوئی ہمیں انڈیکیشن نہیں دی گئی کہ یہ کام کرنا ہے یا ہماری کمٹمنٹ ہے. تو ابھی تک تو لہذا اس کے نتیجے میں آج جب ہم 12 جولائی کو گفتگو کر رہے ہیں ایسی نہ ہی کوئی سمری اور نہ ہی کوئی ریپرزنٹیشن نیپرا میں فائل کی گئی. سر یہ بتائیے کہ یہ روٹین میں جو ری بیسنگ ہونی ہے فرام جولائی 1 وہ اس وقت کتنی ہے جو منسٹری نے کوئی ایسٹیمیٹ لگایا ہے؟ مطلب IMF کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا نا, یہ تو ایک روٹین کی بات ہے ری بیسنگ ہونا, اور وہ کتنی ہے سر؟ جی دیکھیے ابھی اس کا تعین نہیں ہوا کیونکہ ہمیں ابھی انشاءاللہ میں 2-3 دن بعد آپ سے گفتگو کروں گا اسٹرکٹلی ان بجلی کے معاملات کے اوپر کہ ہمیں سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کا کس حد تک کنٹرول کرنا ہے, اس سے اس کا تعلق ہے. اس سال کے ہمارے پاس بہت اچھے اعداد و شمار انشاءاللہ آ رہے ہیں جو کہ غالباً کل یا پرسوں ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کے بڑھنے کو ہم نے بہت سختی سے کنٹرول کر لیا ہے. جون کے آخر میں ایک بہت بڑی پیمنٹ جو ہے وہ بھی کی گئی ہے IPPs کو, سرکاری جو بجلی پیدا کرنے والے ادارے ہیں, جس کے نتیجے میں اب ہمیں بہت اچھے نمبرز کی توقع ہے. اگر وہ نمبرز ہمارے سامنے فائنل ہو جائیں گے تو پھر غالباً ہمیں کم بجلی کی قیمت میں جو اضافہ ہے وہ کم سے کم رکھنے میں مدد ملے گی.